Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home. My dear students, it's our fourth chapter surface chemistry is going on. इसके आप फर्स्ट वीडियो जो है इससे पहले आप देख चुके हो। अब मैं आज आपके सामने फिर से हूँ। तो केमिस्ट्री में आपको लेकर के चलते हैं। आज जो हमारे पास में जो टॉपिक है जो आज आपको स्टूडेंट्स पढ़ाना है, तो आज यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, यू कैन से एड्जॉर्प्शन के टाइप मीन्स एड्जॉर्प्शन के कितने टाइप होते हैं, आज हमें ये बात करनी है यहाँ पर। तो हम बता देना चाहते हैं आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन टू टाइप का होता है। फर्स्ट फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरी और है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये दो टाइप हैं। एड्जॉर्प्शन आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन के जो है आपके पास में दो टाइप हैं, और वो दो टाइप में है आपके पास में फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें इन दोनों की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड अबाउट द केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक इस टाइप का एड्जॉर्प्शन होता है जिसमें किसी भी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी गैस, कोई भी जो गैस होती है, तो वो किसी सॉलिड के सरफेस से एक वीक वंडरवाल फोर्स की हेल्प से जुड़ती है, अट्रैक्ट होती है। कोई भी जो गैस होती है वो किसी सॉलिड के सरफेस से वीक वंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट होती है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड, बिना किसी नए कंपाउंड के बनाए। That is called physical adsorption. So physical adsorption may be defined as an adsorption in which the molecules of a gas is joined or is attracted on the surface of a solid substance by weak van der Waals force of attraction without formation of any one of the new compound. This type of adsorption is called physical adsorption. उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। Physical adsorption may be defined as an adsorption in which a gas or the molecules of the gases are attracted on the surface of a solid substance by a weak van der Waals force without formation of a new compound. बिना कोई न्यू कंपाउंड बनाए जब कोई गैस किसी सॉलिड के सरफेस से वीक van der Waals फोर्स की हेल्प से अट्रैक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन को हम पढ़ेंगे बाद में। केमिकल एड्जॉर्प्शन को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। उससे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, characteristics of physical adsorption. As you know very well that the physical adsorption is an adsorption in which the molecules of a gas are attracted on the surface of a solid substance with the help of a weak van der Waals force without formation of a new compound. This is called physical adsorption. तो इसके characters के बारे में हम बात करते हैं। Characters of physical adsorption. Characteristics of physical adsorption. तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की आपको मिलने वाली हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलना चाहता हूँ। तो यहाँ है आपका सबसे पहले नेचर ऑफ द एड्सोर्बेट, यानी कि एड्सोर्बेट का नेचर कैसा होना चाहिए। तो जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ नेचर जो होगा आपका, जो आपका एड्सोर्बेट है यानी कि जो अट्रैक्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली एड्सोर्बेट कोई ना कोई गैस ही होगी। तो कोई गैस जब किसी सॉलिड के पास में जाकर के अट्रैक्ट होगी तो उसका नेचर किस तरह का होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि उसका जो है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। एक बात तो ये है, क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उस गैस का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात, ये जो एड्सोर्बेट है आपका, एड्सोर्बेट should form
बनाना चाहिए, यानी कि एडजॉर्बेट बना सके या बनाना चाहिए वीक वैन डर वाल फोर्स। यानी कि वीक वैन डर वाल फोर्स वो बना सके, यानी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका वीक वैन डर वाल फोर्स जो है क्रिएट कर सके वो एडजॉर्बेट, किसके साथ में, एडजॉर्बेंट के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, ठीक है। नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट, कैसा नेचर होना चाहिए एडजॉर्बेट का, हाईली क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए और एडजॉर्बेट शुड फॉर्म वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2 पर हम चलते हैं। यहाँ पर नंबर 2 की बात अगर की जाए तो रिवर्सिबल नेचर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का जो है वो रिवर्सिबल नेचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई भी आप रिएक्टेंट रहते हो तो उसको रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में चेंज कर देते हो, एक नया कंपाउंड आप बना लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है +X किलो जूल हीट यहाँ से निकली, मीन्स ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज, एड्सॉर्प्शन कोई भी हो, चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, वो नेचर में जो होते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का आपको पता है लॉ ऑफ ले चैटेलियर के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। आप लो टेम्परेचर रख लीजिए प्लस हाई प्रेशर रख लीजिए। लो टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर आप जब यहाँ पर रखोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और कुछ हीट निकल करके बाहर चली जाएगी। लेकिन ये रिवर्सिबल कैसे हुआ, ये रिवर्सिबल ऐसा हुआ कि ये जो कंडीशंस हैं आपकी ये, इनको आप रिवर्स कर दीजिए, आप इन कंडीशंस को रिवर्स कर दीजिए और जो आपका प्रोडक्ट था वो दोबारा से रिएक्टेंट में चला जाएगा। रिवर्स कैसे, अगर लो टेम्परेचर था तो हाई टेम्परेचर कर दीजिए और हाई प्रेशर था तो लो प्रेशर कर दीजिए, ये रिवर्स हो गया तो आपका जो आपका पहले रिएक्टेंट था वो दोबारा से आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है नेचर में, याद रखना, ठीक है। अब तक आप 2 पढ़ चुके हो। नंबर 3, तीसरी बात कि नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि स्पेशल नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, जब कोई नया कंपाउंड बना ही नहीं, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म यानी कि कोई नया कंपाउंड बना ही नहीं, और जब कोई नया कंपाउंड नहीं बना तो दैट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। मीन्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है नेचर में। व्हाई, बिकॉज ऑफ नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, कुछ नया हुआ ही नहीं, कुछ नया नहीं हुआ। अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका, ये हो गया थर्ड। नंबर 4, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी की जरूरत होती है, नो नीड, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन तो होनी नहीं है, कोई नया केमिकल कंपाउंड नहीं बनना है, कोई केमिकल कंपाउंड ही नहीं बनना है, कोई केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनना है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की भी कोई जरूरत नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ही नहीं है, लिख दीजिए आप, नो नीड। अगर चाहिए भी होती है तो वेरी स्मॉल, बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। नंबर 5 पर अगर बात की जाए यहाँ पर तो वो है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर यहाँ पर बात की जाती है तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस टू फॉर्म टू बी कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी मोल के लिए जरूरत होती है एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होती है, तो यहाँ किसी भी रिएक्टेंट को, कोई भी जो आपकी गैस जो एड्सॉर्ब होने वाली है, एड्सॉर्ब जो आप जिसे आप एड्सॉर्बेट कहते हो, वो एड्सॉर्बेंट पर जाकर के चिपकेगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेकर के 40 किलो जूल तक की एनर्जी यहाँ पर चाहिए होती है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर बात करते हैं तो। इसी तरह अगर हम यहाँ पर नंबर 6 पर बात करते हैं तो दैट इज मल्टी मोलिक्यूलर लेयर।
लेयर कैसी होती है, मल्टी मोलिकुलर लेयर होती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल, जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इसमें वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो यहाँ लेयर जो है लगातार चिपकती चली जाती है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वेरी वीक है और वो इतनी ही जल्दी हट भी जाती है, तो ये मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बनती है। नेचर ऑफ आपने पढ़ लिया नेचर ऑफ एडसोर्बेट, आपने पढ़ लिया रिवर्सिबल नेचर, आपने नॉन स्पेसिफिक नेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, मल्टी मोलिकुलर लेयर। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूं इसका सरफेस एरिया। नंबर 7, अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा मिलेगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। अब हम इन्हीं 7 को जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में समझ लीजिए कि केमिकल एड्सॉर्प्शन हम किसे कहते हैं। ओके, तो हम चलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की तरफ, उसके हम डिफाइन पढ़ेंगे, उसके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। केमिकल एड्सॉर्प्शन, और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके पास में फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसे आप फिजिसॉर्प्शन भी कह सकते हो, आपके पास में केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसे आप केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हो। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के डिफाइन आपको मैं अभी बता चुका हूं। व्हेन द गैस is attracted on the surface of a solid substance with the help of a weak van der Waals force of attraction without formation of a new compound, that is called physical adsorption। अब बात करते हैं यहाँ केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी डिफाइंड एज व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर अट्रैक्टेड ऑन द surface of a solid substance with the help of a chemical bond, or you can say with the help of a chemical force of attraction, formation of a new compound, with the formation of a new compound, that is called chemical adsorption। chemical adsorption एक इस तरह का एड्सॉर्प्शन होता है जिसमें कोई भी गैस जो है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पर जाकर के अट्रैक्ट होती है with the help of a chemical force of attraction, एक chemical force of attraction की हेल्प से with the formation of a new compound, एक नए कंपाउंड बनने के साथ, that is called केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी डिफाइंड एज व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैसेस आर अट्रैक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ ए chemical force of attraction with the formation of a new compound, this type of adsorption is known as chemical adsorption। ये हो गया। अब यहां हम इनकी बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन के जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, फर्स्ट वन, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, एड्सॉर्बेट का नेचर किस तरह का होना चाहिए? तो आपने फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पढ़ा तो नेचर उसमें ऐसा था कि वो केवल वीक van der Waals फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बना सके, यानी कि बॉन्ड क्रिएट कर सके, वो भी एक वीक बॉन्ड। जबकि अगर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट की यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं एड्सॉर्बेट शुड फॉर्म, वो बनाए एक केमिकल बॉन्ड, जो एक केमिकल बॉन्ड बना सके। ठीक है, दूसरा नंबर, इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्यों होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस? इसमें जब एक बार कोई केमिकल ये जो आपका केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड है, वो बहुत मजबूती से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वर्क करता है। जब कोई एड्सॉर्बेट जाकर के एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर जाकर के वो अट्रैक्ट होता है तो वहाँ एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और वो फिर आसानी से उसको रिमूव नहीं होने देता, फिर एक नया कंपाउंड बन ही जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप रिवर्सिबल प्रोसेस है ये।
ठीक है, बिकॉज ऑफ ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है और फिर वो कंपाउंड जो न्यू कंपाउंड है आपका वो जल्दी से खत्म नहीं हो सकता। नंबर 3 पर अगर हम बात करेंगे, आपका हो गया नेचर ऑफ एडसॉर्बेट हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था, बता देना चाहता हूं मैं आपको, स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये स्पेसिफिक है और वो भी कैसा है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। नेचर जो है इसका वो हाईली स्पेसिफिक है। कैसे पता चलेगा कि इसका जो नेचर है वो हाईली स्पेसिफिक है? बिकॉज ऑफ ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन रहा है, कुछ नया हो रहा है, स्पेशल हो रहा है, सो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एडसॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, अंडरस्टैंड। इसी तरह नंबर 4 आप यहां पर लिख सकते हैं हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो यहां जो एडसॉर्बेट होता है उसको अट्रैक्ट होने के लिए एडसॉर्बेंट से काफी एनर्जी की नीड होती है। तो इस बार जो आप कह सकते हैं हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, और वो कितनी हीट यहां पर चाहिए होती है, नियर अबाउट 200 to 400 किलो जूल हीट की यहां पर जरूरत पड़ती है, 200 to 400 किलो जूल, जबकि फिजिकल एडसॉर्प्शन में 20 to 40 था, ठीक है। नंबर 5 एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन केमिकल एडसॉर्प्शन। नंबर 6 पर मैं आपको लेकर के चलता हूं केमिकल एडसॉर्प्शन में आपके लिए यूनिमोलिक्यूलर लेयर। Because a compound is formed when a adsorbate is attracted on the surface of adsorbent by a strong force of attraction, chemical bond। तो यहाँ जो है यूनिमोलिकुलर लेयर जो है उसके जैसे अट्रैक्ट होता है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी एडसॉर्बेंट के सरफेस पर, वैसे ही आपका जो है एक केमिकल बॉन्ड वहां पर बन जाता है, केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है वहां पर, केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वहां जो है बहुत जल्दी से बस एक यूनिमोलिकुलर लेयर मींस ओनली वन लेयर वहां पर बनती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहां मल्टी मोलिकुलर लेयर्स नहीं होती, ओनली यूनिमोलिकुलर लेयर, केवल एक ही लेयर वहां पर प्रेजेंट होती है। ये 6 हो गए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बिल्कुल सेम है, केमिकल एडसॉर्प्शन इज इंक्रीजेस विद इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपका फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन और उनकी जो भी आपके कैरेक्टर्स थे, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आता है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, ये बहुत ज्यादा आता है डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो पहला नंबर क्या लिखना चाहेंगे आप इसके बारे में, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। आप पढ़ चुके हो, जो मैंने पढ़ाया सब वहीं से लिखूंगा, मैं भी कहीं से बाहर नहीं लिख रहा हूं। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, केमिसॉर्प्शन के बारे में क्या राय है आपकी, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये आपको पता है कि वो नॉन स्पेसिफिक क्यों है और ये स्पेसिफिक क्यों है। दूसरा नंबर, इट इज रिवर्सिबल, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जबकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। नंबर 3, यहां पर लो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन की जरूरत होती है, कितनी, नियर अबाउट 20 to 40 किलो जूल, और यहां हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, यहां हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की नीड होती है, नियर अबाउट 200 to 400 किलो जूल, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है वो मल्टी मोलिकुलर लेयर से होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, जबकि यहाँ वही होती है यूनिमोलिकुलर लेयर।
बिटवीन एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट। नंबर 5 पर अगर यहाँ बात की जाए, नंबर 5 फिजिक्स ऑप्शन आपका चल रहा है, आप लिख सकते हैं नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ हाईली नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसी तरह आप यहाँ नंबर 6 पर जा सकते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ ये इंक्रीज होता है, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ साथ ये पहले इंक्रीज होता है और उसके बाद डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज होता चले जाएगा, ठीक है। नंबर 7 सरफेस एरिया के साथ साथ सरफेस एरिया अगर यहाँ पर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ पर भी सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो ये आपके 7 डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, और भी यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा, इनके बारे में भी क्या क्या ये हो सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ ये बता रहा था कि यहाँ पर न्यू कंपाउंड बनता है और यहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, और यहाँ पर न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो ये 8 डिफरेंसेस हैं यहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इतने शॉर्ट लिस्टेड मत बनाना जितने मैंने कराए हैं, ये तो शॉर्टली मैंने आपको बताए हैं। आपको अपनी लैंग्वेज बना करके बढ़िया करके इनको लिखना है। अपने नोट्स आप रेगुलरली चेक कराते रहिए, किस तरह से आप लिख रहे हो, किस तरह से नहीं। आपको जो है बहुत ही जल्द आपका जो सिलेबस है वो PA फर्स्ट का वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बहुत ही जल्द, वेट करें आप। अब मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये क्या है, अब आपको यहाँ समझना होगा। X/m का मतलब भी 2 बातें हैं यहाँ पर, X/m, तो ये है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिनमें 2 चीजें हैं, एक X और एक M है। अमाउंट ऑफ एड्सोर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सोर्बेंट, 2 चीजें हैं इसमें, अमाउंट ऑफ एड्सोर्बेट एंड अमाउंट ऑफ एड्सोर्बेंट। और टोटल X/m को कहेंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यू कैन से, आप कह सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपली सी एक बात है कि ये आप ले सकते हैं यहाँ पर प्रेशर, और ऊपर की तरफ को आप ले सकते हैं X/m। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म may be defined as when a graph is plotted between the amount of adsorption and equilibrium pressure, that is called adsorption isotherm। ठीक है, बहुत आसान है, मैं दोबारा से बता देना चाहता हूँ। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म may be defined as the plotted graph between the amount of adsorption and the equilibrium pressure, that is called adsorption isotherm। वो चाहे कोई भी आए, लेकिन जब एक अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ तैयार किया जाता है, दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म तो आपने पढ़ लिया। यहां एक साइंटिस्ट आए थे, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका क्या मतलब है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? तो इसके बारे में साइंटिस्ट फ्रेंडलिच में हैं, उन्होंने वही अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में जो रिलेशन आया निकल करके, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपनी बातें बताई। हम उन बातों को देख लेते हैं। उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ये आपका प्रेशर है, ठीक है, और ये X/m, आप समझ गए होंगे X/m का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि एड्सॉर्प्शन कितना हुआ। तो यहाँ इन्होंने जब ये प्रेशर और अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में ग्राफ बनाया, तो ग्राफ को कुछ इस तरह से गए, लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये स्टार्टिंग प्रेशर रहा होगा, जो भी रहा होगा प्रेशर, अमाउंट ऑफ प्रेशर, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो भी रहा होगा। तो स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ बातें बताई, वो क्या क्या बातें थी मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। X/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P⁻⁻,
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इधर x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, और यहाँ बताया x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p की पावर 1 अपॉन n। ये तीन बातें यहाँ पर इन्होंने बताई, इन तीनों बातों को हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो वो तीन बातें आपके सामने नजर आ रही हैं। पहला नंबर इन्होंने यहाँ बताया अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p की पावर फर्स्ट। इन्होंने ये बताया कि जब शुरुआत में लो प्रेशर होता है, प्रेशर जब लो होता है, आप देख सकते हैं प्रेशर लो है, तो प्रेशर जितना लो था उतने ही पर ही आपका जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत तेजी से हुआ, एडजॉर्प्शन जो है बहुत तेजी से हुआ एकदम, और एक स्ट्रेट लाइन आपको मिली, दिख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन आपको मिली, यानी कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से हुआ। इसका मतलब ये है, यानी कि प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंसी है यहाँ पर। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मींस the amount of adsorption will be completely dependent on the amount of pressure। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका पहले का मतलब तो यह है, आप इसे ओपन करके लिख सकते हो x अपॉन m इज इक्वल टू k और p की पावर फर्स्ट, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर, आप पहले इसको ले लें उसके बाद इसे लेंगे, तो दूसरे नंबर पर यहाँ बताया गया अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p की पावर 0। इसका मतलब अगर प्रेशर आप बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते रहिए, आपका जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है नहीं बढ़ेगा। देख लीजिए कांस्टेंट हो गया, यहाँ के बाद बिल्कुल बढ़ा नहीं है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एज यूजुअल यही आ रहा है बस, चेक। यानी कि प्रेशर अगर आप बढ़ाते भी रहोगे, एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि आप कितना भी यहाँ पर प्रेशर बढ़ा लें, लेकिन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जितना है वो इतना ही रहेगा। p की पावर 0 का मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रेशर। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। अब तुम प्रेशर बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, देयर इज नो मैटर, ठीक। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही रहना जितना की है। तीसरी बात यहां बताई गई x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। तो यहां ये बताया गया अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन n पावर ऑफ प्रेशर, यानी कि 1 अपॉन n पावर ऑफ प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो x अपॉन m इज इक्वल टू k और p की पावर 1 अपॉन n। आप दोनों का इनका लॉग ले सकते हो। जब आप दोनों का लॉग लोगे तो आप इसको लिख सकते हैं log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log 10p। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। The relation between the amount of adsorption and the pressure। इंटरमीडिएट कंडीशन यहाँ पर ये था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तीन बातें यहाँ पर बताई गई और तीनों की तीनों बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अंडरस्टैंड? ये आपका एडजॉर्प्शन चल रहा है। अब आपका बच रहा है, केवल एक बच रहा है, वो है आपका यहाँ एडजॉर्प्शन से रिलेटेड। क्योंकि मैं एक यूनिट को, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 3 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट को मैं 2 डेज में फिनिश करूंगा। ओवरऑल मीन्स 6 और 7 डेज इसकी जो है आपकी जो है क्लासेस चलेगी और ये चैप्टर आपका ये भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अपने घरों पर इन वीडियोस को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो तो अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक आपको छुड़वाया नहीं जा रहा, सारी की सारी बेस्ट चीज़ें आप ऑब्टेन कर रहे हो। अगर आप इन नोट्स को बना लेते हैं बहुत अच्छा आप करोगे। लेकिन जो इन वीडियोज़ को नहीं देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल विश्वास करें, उनकी पोजीशन बहुत ही डाउन होने वाली है। तो अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? तो माय डियर, पहला नंबर इन गैस मास्क। आजकल आप देख रहे होंगे मास्क कितने चल रहे हैं, कोरोना जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है, तो मास्क हम लगा करके रखते हैं। तो मास्क का यूज हम क्यों करते हैं? देखिए, हम जो मास्क लगाते हैं ये तो बढ़िया वाला नहीं है, लेकिन जो गैस मास्क आता है ओरिजिनल वाला, बहुत अच्छा वाला, तो उसमें एक एक्टिवेटेड चारकोल उसमें लगा रहता है। एक्टिवेटेड चारकोल किसकी तरह काम करता है? एक्टिवेटेड चारकोल इज डूइंग वर्क एज एन एडजॉर्बेंट। और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स बाहर से आते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स, दीज आर डूइंग वर्क एज एन एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट आकर के एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आकर के चिपक जाते हैं और फिर आप फ्रेश एयर अपने नाक में लेते हो। समझ में आया? एक्टिवेटेड चारकोल का वहां पर काम है एडजॉर्बेंट की तरह। और जितने डस्ट पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, वो सब काम करते हैं किसकी तरह? एडजॉर्बेट की तरह। तो आप गैस मास्क में एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हो। नंबर 2, इन मेडिसिन्स।
मेडिसिन्स में भी आप इन्हीं का यूज करते हो। मेडिसिन्स में किस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो भाई? मेडिसिन्स क्या है? मेडिसिन्स है एड्सोर्बेट, मेडिसिन्स हैं एड्सोर्बेट। और जो आपकी सतह है यानी जो सरफेस एरिया है ये है, सपोज दैट यहाँ पर आपको कोई इस तरह से करना है मेडिसिन को, तो वो ये क्या हो गया? एड्सोर्बेंट। और जो सरफेस ये जो आपके ये जो आप लगा रहे हो, जो भी आप मेडिसिन लगा रहे हो वो एड्सोर्बेट हो गया, ये एड्सोर्बेंट। और वो जो दवाई आप लगा रहे हो एड्सोर्बेट। तो मेडिसिन में भी एड्सॉर्प्शन का यूज किया जाता है। नंबर 3, इन प्रोड्यूसिंग वैक्यूम। वैक्यूम प्रोड्यूस करने हैं। मान लीजिए इसी रूम में मुझे वैक्यूम प्रोड्यूस करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल एक्टिवेटेड चारकोल लेना है, इसके अलावा कुछ और एड्सोर्बेंट मुझे लेना है और उसको लगा देना है। बस वेंटिलेटर्स लगा दीजिए आप ऊपर, वहाँ एक्टिवेटेड चारकोल लगा दीजिए वेंटिलेटर्स में, तो चारकोल किसकी तरह काम करेगा? एड्सोर्बेंट की तरह काम करेगा। और रूम के अंदर जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, उन सबको एड्सॉर्ब कर लेगा। एड्सॉर्ब करने के बाद आपके रूम के अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। लीजिए हो गया वैक्यूम प्रोड्यूस। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं इनके, एड्सॉर्प्शन के हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से इसके और जो एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर का क्लैरिफिकेशन करने में भाई, शुगर पहले येलोविश आती थी और आज बिल्कुल वाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल लगाते हैं हम उसमें। एक्टिवेटेड चारकोल जितनी भी इम्प्योरिटीज होते हैं उन सबको एड्सॉर्ब कर लेता है, एड्सोर्बेंट की तरह काम करता है वहां पर एक्टिवेटेड चारकोल। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सब एड्सोर्बेट की तरह काम करते हैं, जाकर के और चिपक जाती है, अट्रैक्ट हो जाती हैं। नंबर 5, और कहाँ कहाँ इनका यूज किया जा सकता है? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। भाई हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट किया जा सकता है, आप बता सकते हैं मुझे? हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो परमानेंट और टेम्परेरी दो तरह की होती है। तो आप कई बार जो है पोटास एलम का इस्तेमाल कर सकते हो। पोटास एलम ये एड्सोर्बेंट की तरह काम करेगा और जो वाटर की इम्प्योरिटीज है वो एड्सोर्बेट की तरह काम करेंगी और जाकर के पोटास एलम से अट्रैक्ट हो जाएंगी, बस रिमूव हो जाएगा। नंबर 6 आपका सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर हो गया। इसी तरह आप यहां पर कर सकते हैं रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर। आप मॉइस्चर को भी रिमूव कर सकते हो किसी भी जगह से, जहां से भी आपको मॉइस्चर को रिमूव कराना है। सपोज दैट कहीं पर ज़्यादा मॉइस्चर आ गया तो आप कोई भी एक एड्सोर्बेंट लेकर के मॉइस्चर को वहां से रिमूव करा सकते हो। वो कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि CaO, जैसे P2O5, ये सब मॉइस्चर को रिमूव करने वाले हैं, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है माय डियर, तो ये सब एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन की। तो एड्सॉर्प्शन की जो यूनिट थी आपके फिनिश हो गई इस चैप्टर की। अब हम बातें जो करेंगे वो आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।